So in this lecture, we will study Unit 3 of IFS, leasing. Definition of leasing. Lease is a contract whereby the owner of the asset, that is leaser, grants to the another party, that is leasing, the exclusive right to use the asset, usually for an agreed period of time, in return for the payment of rent. In general language, लीजिंग और लीज इज नथिंग बट एक सर्टन एसेट को किसी सेकंड पार्टी को हम देते हैं। फर्स्ट पार्टी लेसर हो जाता है, सेकंड पार्टी लेजी हो जाता है, राइट। तो हमारे पास जो एसेट है, उस एसेट को यूज करने के लिए हम देते हैं सेकंड पार्टी को। सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब उनका वो एसेट का यूज हो जाता है, वो हमें वो एसेट के साथ उसके कुछ चार्जेस या रेंट हमें पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक शॉप खरीदा फॉर 10 ईयर्स, राइट। और वो हमने एटीएम पर्पस के लिए यूज़ किया ना। एटीएम पर्पस के लिए कौन यूज़ कर सकता है? बैंक्स या नॉन बैंकिंग कंपनीज। तो वो पर्टिकुलर जगह को हम लीज पे लेंगे, तो उसमें दो पार्टी होंगी, लेसर द ओनर ऑफ द एसेट जिसका एसेट है वो, और सेकंड पार्टी द लेसी जो वो पार्टी को यूज़ करेगा फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कंसेप्ट ऑफ लीजिंग। Lease finance denotes procurement of asset through lease. The subject of leasing falls in the category of finance. अब ये जो लीजिंग होता है, ये फाइनेंशियल कैटेगरीज में आता है, और इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो फाइनेंस इंडस्ट्री में हम लोग अकाउंटेबल करेंगे उसको। नाउ लीजिंग में क्या होता है, एक एक्स प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी और को हम लोग देते हैं यूज़ करने के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्स के टाइम पे हमने किसी अपने फ्रेंड को पेन दिया, राइट। डे वन में वो पेन दिया हमने उनको, और उन्होंने पूरे एग्जाम्स के बाद, मतलब 10-15 दिन के बाद उन्होंने दिया। एग्जाम्स अगर बीच में छुट्टियां होंगी तो कैलकुलेट करना वो छुट्टियां भी, 6 सब्जेक्ट है और बैक टू बैक 6 दिन हो गए। आई एम नॉट टेकिंग दैट केस, आई एम टेकिंग अ यूनिवर्सिटी एग्जाम वेयर देर आर हॉलीडेज इन बिटवीन। सो लेट अस से कि आपने डे वन में पेन दिया, और 15 डेज का आपको टाइम है एग्ज़ाम ख़त्म होने के लिए, एंड 15th डे के दिन जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, चाहे वो 3 बजे हो या इवनिंग 6 बजे हो, तो जिस दिन वो आपको रिटर्न करते हैं विद सर्टन अमाउंट, राइट। इन जनरल लाइफ वी डोंट टेक सच थिंग्स और एग्जाम्पल एज एन अकाउंटेबल, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लेट अस से कि आपने उनको पेन दिया एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर डे, या फिर 2 रुपीज़ पर डे। तो हमने 15 डेज के लिए कैलकुलेट किया, तो ही गेव यू 30 रुपीज़ प्लस योर पेन। द सेकेंड एग्जाम्पल इज जेसीबी, जो रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्शन में काम होता है। तो जेसीबी मशीन हमने क्या किया, एक XYZ कंपनी से हमने वो लीजिंग लिया ना। बाइंग ऑफ जेसीबी इज वेरी कॉस्टली। हर एक कंस्ट्रक्शन ऑफिस या कंस्ट्रक्शन कंपनी को वो लेना इज नॉट फीजिबल, बिकॉज उसको लेने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। एक जेसीबी लेने के लिए सम अराउंड 1 करोड़ और उससे ज़्यादा शायद लगते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट द रेट्स, बट इट कॉस्ट टू मच, राइट। तो वो खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, या फिर वो पार्क करने के लिए, उसको सही से रखने के लिए हमारे पास पैसे नहीं। तो व्हाट वी डू, वी बाय और वी टेक दैट जेसीबी ऑन रेंट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ ऐसे हैवी मशीन्स है, हैवी मटेरियल प्रोसेस करने के लिए जो यूज़ होते हैं, उनको हम रेंट पे लेते हैं। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड लीजिंग। सो the leasing has grown as big industry in the USA and UK and spread to other countries during the present century. सबसे ज़्यादा और सबसे क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिवली जो यूज़ होता है लीजिंग का एज अ कॉन्ट्रैक्ट, यूएस से यूके में ज़्यादा होता है। उनको देख के, उनके प्रैक्टिसेस को देख के हमने भी और बाकी और कंट्रीज ने भी उसको अडॉप्ट किया, और हमने वो लीजिंग प्रोसेस चालू किया। In India, the concept was pioneered in 1973 when first leasing company was set up in Madras, and the 80s have seen a rapid growth of business. So first leasing company मद्रास में स्टार्ट हुई, that is in 1973। और वो कंपनी को जब शुरू हुई, उसके बाद जब हम 1980s के बारे में बात करते हैं, तब उसका ग्रोथ बिजनेस का दिखने लगा। So lease as a concept involve a contract whereby ownership, financing, and risk taking of any equipment or assets are separated and shared by two or more parties.
तो लीजिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ओनरशिप, फाइनेंसिंग टर्म्स और उसका रिस्क टेकिंग। समझो हमने जेसीबी यूज़ करने के लिए लिया, हमने फॉर एग्जांपल पर डे 15,000 फाइनेंशियल टर्म डिसाइड किया और वो मुझे आने वाले 100 डेज में कंस्ट्रक्शन साइट में या रोड कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाला है। लेकिन पर समझिए उस जेसीबी को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, चाहे उसका मशीन ख़राब हो जाता है, उसमें ऑयलिंग नहीं किया होगा, उसकी मेंटेनेंस नहीं रखी हमने, राइट, और उसको प्रॉपरली हमने एक जगह में नहीं रखा, उस वजह से कुछ ना कुछ उस जेसीबी को हो गया, राइट। तो मशीन ख़राब होने के कारण, जेसीबी को टेक्निकल इश्यूज होने के कारण उसका जो कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा निकलता है वो रिस्क होता है लेसर को, जो आपको एसेट देता है। तो उसका भी खर्चा किसको देना है? लेसी को, जिन्होंने वो रेंट पे लिया है या फिर लीज पे लिया है। तो ओनरशिप भी देखते हैं, फाइनेंशियल टर्म्स भी देखते हैं और रिस्क टेकिंग टर्म्स भी देखते हैं उस इक्विपमेंट का, ठीक है। और वो डिसाइड करते हैं कि अगर आपके प्रीमाइसेस में कुछ हो जाता है तो इट्स द पर्सनस ड्यूटी जिन्होंने वो रेंट पे लिया है। अगर वो पेमेंट पूरा करते हैं और वो रेंट पे लेने वाले की जगह से एसेट निकल जाती है, ऑन द वे कुछ हो जाता है, तो हमारी जिम्मेदार होती है, ओनर की जिम्मेदारी होती है। इट डिपेंड्स ऑन टर्म्स एंड कंडीशन जो दोनों पार्टी मिलकर डिसाइड करते हैं। दस, द लेसर में फाइनेंस एंड लेसी में एक्सेप्ट रिस्क थ्रू द यूज ऑफ इट वाइल अ थर्ड पार्टी में ओन इट। सो द लेसर में फाइनेंस एंड लेसी में एक्सेप्ट रिस्क थ्रू द यूज ऑफ इट वाइल अ थर्ड पार्टी में ओन इट। नाउ यहाँ पे हम थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं। समझिए पर्सन एक्स ने अपने एसेट को लीज पे देने के लिए सोचा, पर्सन वाई इज पेइंग फॉर दैट, राइट, बट पर्सन जेड इज टेकिंग द रिस्क। सो यहाँ पे तीन पार्टी आ जाती है। एक्स जिनके पास एसेट है, जो लेसी अपने एसेट को देना चाहता है, राइट। वाई जो है वो एसेट यूज़ करेंगे, उनके लिए फाइनेंस देंगे, और अगर कुछ टेक्निकल इश्यूज या एसेट को कुछ तकलीफ हो जाती है, एसेट खराब हो जाता है, राइट, तो जेड उसका रिस्क लेने के लिए रेडी होता है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री पार्टीज वेयर all the parties are involved for sharing their financial benefits and risk. Alternatively, the lessor may finance and own it while the lessee enjoys the use of it and bears the risk. So lessor क्या करता है? वो फाइनेंस करेगा उस प्रोडक्ट के लिए। अगर मेरे को जेसीबी चाहिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, तो हमने क्या किया, हमने तो जेसीबी खरीदी हमारे लिए, लेकिन हमारा जो बिजनेस इंडस्ट्री है वो साल में एक या दो प्रोजेक्ट करते हैं, राइट, मैक्स टू मैक्स तीन प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा जो कंपनी है उन्होंने साल में एक ही प्रोजेक्ट करने का ठाना है। 8 महीने में हमारे एक प्रोजेक्ट हो गए, बचे साल के 12 में से 8 निकल गए, 4 महीने रह गए। वो 4 महीने हमारा जो एसेट है जेसीबी, राइट, वो ऐसे ही ना पड़ा रहे, इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अभी हम लीज पर देंगे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट एंड नीड इन द मार्केट। अ लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट इन विच, अब यहाँ पे हम लोगों की बात करेंगे, कौन कौन इन्वॉल्व होता है और क्या क्या टर्म्स है उसके, राइट। अ पार्टी ओविंग एन असेट दैट इज लेसर, लेसर इज द पर्सन जो एसेट ओन करता है, जिसके वो हक का मालकाना हक होता है, लीगल राइट्स होते हैं उसके। प्रोवाइड्स एन एसेट फॉर यूज टू अनदर पार्टी, जो सेकेंड पार्टी को वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए देते हैं उसको बोलते हैं लेसी, राइट। फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम दैट इज लीज पीरियड। ना वो एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम को क्या बोलेंगे हम? लीज पीरियड बोलेंगे। नेक्स्ट, फॉर अ कंसिडरेशन दैट इज लीज रेंटल। तो हमने किस चीज़ की बात की? ओनर ऑफ द एसेट दैट इज लेसर, अनदर पार्टी जो उसको यूज करेगा, राइट, लेसी, टाइम फ्रेम या पीरियड, लीज पीरियड, कंसिडरेशन दैट इज लीज रेंटल्स। फीचर्स ऑफ लीजिंग। अब फीचर्स, लीजिंग में फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइट। सबसे पहले है टू पार्टीज, दो पार्टी होता है, लेसर एंड लेसी। एक अपने एसेट को देता है किसी को यूज़ करने के लिए फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम,
और एक कुछ समय के लिए वो यूज़ करने के लिए उधार या रेंट पर लेता है बाय पेइंग सम कंसिडरेशन दैट इज लीज रेंट। देन सिलेक्शन ऑफ एन एसेट, एसेट सेलेक्ट करते हैं हम लोग कौन सा एसेट लेना है, मूवेबल एसेट लेना है, इमूवेबल एसेट लेना है ना, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट। परचेज ऑफ एन एसेट, अगर आपको परचेज करना है तो क्या है रिक्वायरमेंट, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, राइट। वो लीज जो करते हो आप, इट इज सेम एज परचेज ऑफ एन एसेट, राइट। आप वो एसेट को परचेज करते हो कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तब तक वो आपका प्रॉपर्टी है। और जो कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखोगे कि आई एम बाइंग और टेकिंग दिस प्रोडक्ट ऑन लीज फ्रॉम 1 मई टू 31 मई, ईयर में चेंज फ्रॉम 2020 टू 2021, अब वो पूरे साल के लिए वो प्रोडक्ट आपने परचेज कर लिया है, वो एसेट आपने परचेज कर लिया है। लेकिन परचेज कर लिया है इसका मतलब ये नहीं कि उसके बेसिक मॉडल में आप चेंजेस करो। यू आर यूजिंग इट फॉर दैट, फॉर देयर कोर वर्क। हमने जेसीबी ली, वो जो उसका कोर काम है वही करेगा, हम उस पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते कि जेसीबी इज़ नॉट लुकिंग गुड तो लेट्स मैन्युफैक्चर इट, लेट्स मॉडिफाइड। हमने अगर कोई प्लॉट या फिर कोई जगह रेंट पे ली फॉर इंस्टॉलिंग एंड बिजनेस, और फिर एटीएम मशीन या फिर कोई शॉप खोलने के लिए हमने लिया है फॉर लीज और रेंट, वी कैन नॉट मॉडिफाई इट अनटिल एंड लेस द अदर पर्सन इज अलाउिंग अस, राइट। हम लोग उसको उतना ही मॉडिफाई करेंगे जितना हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट में बैठता है और हमारे टर्म्स एंड कंडीशन जो हमने एग्रीमेंट में साइन किए उस हिसाब से बैठेंगे। नेक्स्ट, use of the asset. Now why we are taking that product on lease? To use that asset for certain period, for certain purpose and for certain activity. Rentals and installment payment, हमें ये डिसाइड करना है कि इसका रेंटल क्या होगा और इसका इंस्टॉलमेंट पेमेंट क्या होगा। लमसम पेमेंट होगा 50% नाउ एंड 50% आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, या फिर एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे, क्वार्टरली हम पे करेंगे, हाफ ईयरली हम पे करेंगे। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन उसका रेंटल और इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीजिंग। रिकवरिंग द कॉस्ट ऑफ एन असेट, रिकवरिंग ऑफ द कॉस्ट इज नथिंग बट जो हमने प्रोडक्ट लीज पे लिया है वो प्रोडक्ट को हमने कितना यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ मैरिज इन अ फैमिली और हमने सोचा कि लेट अस टेक BMW व्हीकल ऑन लीज फॉर मंथ, राइट। और उस पूरे महीने के लिए हमने उनको 2 लाख रुपए दिए, किसको, BMW व्हीकल ओनर या फिर कंपनी को। अगर किसी इंडिविजुअल से ले रहे हैं तो ओनर को देंगे, अगर हम डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी ले रहे हैं यूज़ के लिए तो हम कंपनी को देंगे। लेकिन हमने उसका इस्तेमाल सिर्फ महीने में 4 बार और 4 ओकेशंस के लिए किया है, राइट। लेकिन नाउ यू कैलकुलेट पेइंग 2 लाख रुपीज ओनली यूजिंग, ओनली यूजिंग दैट प्रोडक्ट और व्हीकल पर 4 टाइम्स, मतलब एक टाइम में आपने 50,000 का यूज़ किया है। नाउ देर इज समवेयर एक रहता है कि यार इतना पेमेंट करके भी हमने इसका कम यूटिलाइजेशन किया, तो हमारा जो वैल्यू है, यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है, वो फुलफिल नहीं हुआ है। तो व्हाट वी शुड डू, वी हैव पेड देम 2 लाख रुपीज। उस हिसाब से जितने भी इवेंट्स है, जो भी हमारे ट्रैवलिंग्स है, मोस्टली हम इम्पॉर्टेंट ट्रैवल्स, बिकॉज इट्स वेरी ब्रांडेड प्रोडक्ट, अगर उसको खरोच भी आती है उसका अलग चार्जेस भी वो लेते हैं, दैट इज रिस्क, राइट। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है उसमें वो प्रोडक्ट को यूज़ करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दैट इज रिकवरिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और रेंट्स पेड ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट। तो रिकवरिंग द कॉस्ट ऑफ एन एसेट ये लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने प्रोडक्ट लिया, हमने उनको रेंट पे दिया, राइट। अगर 2 लाख रुपया वो मंथली ले रहे हैं हमसे, तो सोचिए उनका प्रोडक्ट का रिकवरी कितना हो रहा है। अगर वो प्रोडक्ट 10 महीने 10 जगह में घूमती है मंथली बेसिस पे, तो उसका टोटल अर्निंग कितना आता है, 20 लाख। एंड पूरे साल में उस व्हीकल का repairs and maintenance and servicing का cost is 5 lakh rupees. So ultimately they are earning 15 lakhs more, right? So 2 lakh into 10 months 20 lakhs and 5 lakh उसका repairs and services. So they are recovering the amount whichever they have expended or spent on that product. Next is option of acquiring ownership of the asset.
जो भी ओनरशिप ऑफ एसेट है वो अक्वायर करना, नाउ दैट इज एन ऑप्शन। अगर आपको सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओनरशिप अक्वायर करना है तो आप वो एग्रीमेंट में लिख सकते हो कि आई एम यूजिंग द प्रोडक्ट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड द होल ओनरशिप एंड डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट इज ट्रांसफर्ड from one party to another, from lessor to lessee, right? So these are the features of लीजिंग और लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट। नाउ टाइप्स ऑफ लीजिंग, कौन से लीजिंग होते हैं। नंबर वन, फाइनेंशियल लीज। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं उसमें भी लीज होता है ना। इसमें क्या होता है, बेस्ट एग्जांपल, हमने 2 लाख रुपए, सॉरी 20 लाख रुपीज हम एक एक्स बैंक ने वाई कंपनी को दिए। नाउ 20 लाख रुपीज एक एक्स बैंक ने वाई बैंक जो मीडियम स्केल में काम करती है उनको दिया, और वाई बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि आई विल पे यू बैक आफ्टर 5 ईयर। दैट इज लीजिंग। हमने यहाँ पे क्या किया, पैसे को लीज में रखा। हम वो पैसा अब किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली वी हैव टू पे देम एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट और हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, ईयरली इंस्टॉलमेंट, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन। हमारा काम क्या है, वो पैसे को लेना, उसको अपने हिसाब से यूटिलाइज करना, राइट, एंड देन उसमें हमें अर्निंग्स करना उस पैसे से, और जो कुछ भी बचा कुचा प्रॉफिट निकाल के हमने जितने भी लीज किए उसके ऊपर जो भी टैक्सेस या फिर इंटरेस्ट हम लोग लेते हैं, पे करते हैं, वो सारे जोड़कर सामने वाली पार्टी को, बैंक को रिटर्न देना। दिस इज फाइनेंशियल लीज, राइट। हम यहाँ पे पैसा लीज में लेते हैं, मनी और लिक्विडिटी और एसेट विच कैन बी लिक्विडेटेड इजीली। सेकंड, ऑपरेटिंग लीज। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को लीज में लेते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल बीपीओस, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एक लमसम अमाउंट पे करते हैं या फिर मंथली अमाउंट पे करते हैं, और उन्हें कहते हैं कि आपका ये जो प्रोसेस है बीपीओ का वो हमें दीजिए। एम्प्लॉयज़ आपके होंगे, प्रोसेस आप हैंडल करेंगे, लेकिन काम आप हमारे लिए करोगे। तो वो जो ऑपरेशन है उन्होंने लीज पे लिया है। इसलिए सब लोग बोलते हैं कि आई एम वर्किंग ऑन XYZ कंपनीज प्रोसेस, रिलायंस के प्रोसेस में है, टाटास के प्रोसेस में है, राइट, या फिर कोई XYZ प्रोसेस में है। तो अलग अलग प्रोसेस में हम लोग ये काम करते हैं, right? तो एक ऑपरेशन को हम लोग लीज पे लेते हैं और किसी और के बिहाफ में भी हम लोग करते हैं। यहाँ पे मैंने बोला कि बीपीओ कोई और मेरे बिहाफ में कर रहा है, दैट इज लीजिंग। एक और बेस्ट एग्जांपल है ऑपरेशन लीजिंग का, इज किराना स्टोर मैंने चालू किया। वहाँ पे मैंने सारे ग्रेन्स, मटेरियल्स, फूड प्रोडक्ट्स जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं किराना में वो हमने सब स्टार्ट किया। बट अ पर्सन कम्स एंड सेज, सर आप ये बिजनेस हमें दो, हम आपको मंथली पेमेंट करेंगे XYZ अमाउंट। नाउ सेटअप मैंने किया, समवन इज कमिंग एंड गिविंग मी एन ऑप्शन कि आप ये ऑपरेशन जो है हमें दो, हम आपको सर्टन रिटर्न्स देंगे। अब एज पर द मार्केट द रिटर्न वी हैव डिसाइडेड इज नॉमिनल, और जो मार्केट के हिसाब से आता है। मेरे जगह में वो शॉप में बैठेंगे, मेरे जगह में वो बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, एंड देन अल्टीमेटली दे विल गिव मी रिटर्न्स। शॉप इज माइन, business is there. So I have given them lease of operating a kirana shop for certain period. Leverages, sale and lease back, क्रॉस बॉर्डर लीज, इंटरनेशनल लीजिंग, इंपोर्ट लीजिंग, कंज्यूमर लीजिंग, ऐसे बहुत सारे लीजिंग है। लिवरेजेस में हम लोग क्या करते हैं, एक सर्टन फाइनेंशियल लीवरेज हो, ऑपरेटिंग लीवरेज हो, ये सारे लीवरेजेस को हम लीज में लेते हैं। सेल एंड लीज बैक, पर्टिकुलर सेल को हम लीज पे लेते हैं, और वो बाई बैक होता है उसको भी लीज पे लेते हैं। क्रॉस बॉर्डर लीज, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ जब हम लोग लीजिंग करते हैं, फ्रॉम इंडिया टू चाइना, इंडिया टू नेपाल, इंडिया टू यूएस, हम जब क्रॉस बॉर्डर लीजिंग करते हैं उसको क्रॉस बॉर्डर बोलते हैं। इंटरनेशनल लीजिंग, जब हम लोग एक बड़े लेवल पे नेशनल लेवल क्रॉस करके, क्रॉस बॉर्डर क्रॉस करके हम जब लीजिंग करते हैं उसे इंटरनेशनल लीजिंग करते हैं। एग्जाम्पल्स विल बी सेम बट द नेम्स आर डिफरेंट। मेरिट्स ऑफ लीजिंग, कन्वीनियंस इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म नीड। मेरिट्स यानी एडवांटेजेस, नाउ लेट्स सी। फर्स्ट इज कन्वीनियंस इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म लीज।
जो भी कन्वीनियंट शॉर्ट टर्म नीड है उसके लिए लीजिंग इज़ वेरी मच कन्वीनियंट। समझिए मुझे जेसीबी सिर्फ 2 महीने के लिए यूज़ करना है साल में, तो मैं क्यों वो प्रोडक्ट परचेज करूँ? आई हैव द कैपेबिलिटी, माई कंपनी इज हैविंग द एबिलिटी, वी कैन पे फॉर दैट प्रोडक्ट, वी कैन बाय दैट प्रोडक्ट, बट सिर्फ 2 महीने में यूज़ होगा और फिर नेक्स्ट ईयर 2 महीने यूज़ होगा। सो वाई टू स्पेंड सो मच ऑफ मनी फॉर जस्ट 2 मंथ्स? सो वी कैन लीज इट फॉर आर कन्वीनियंस, एंड जो भी उसका शॉर्ट टर्म नीड है वो हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। नो रिस्क ऑफ टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूशंस। टेक्नोलॉजी का एब्सेंस जो है वो हम लोग नहीं रिस्क लेते इसमें। अगर मुझे कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, मार्केट में अवेलेबल है ऑन रेंट ऑन लीज, राइट, आई कैन यूज़ दैट। नाउ व्हाट वी डू विद आर कंप्यूटर्स, विंडोज़ और फिर सॉफ्टवेयर्स जो हमारे एंटीवायरस आते हैं, वो भी हम लोग तो लीज में लेते हैं, प्री पेमेंट करते हैं उनका और फिर वो 1 साल के लिए यूज़ करते हैं। वंस द ईयर इज एंडेड, they will again mail you for renewal. So we use the technology with the help of leasing. This is again second advantage. Efficient maintenance service, जो भी सर्विसेज है हमारे वो efficiently maintain होते हैं because of leasing। जो भी short term requirement है वो leasing से हम फुलफिल कर सकते हैं। लो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो भी लीजिंग में ट्रांजैक्शन कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगते हैं, दीज आर वेरी स्मॉल एंड शॉर्ट टर्म, राइट। ये शॉर्ट टर्म और स्मॉल लीजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है लीजिंग से इजी हो जाता है और हमारे लिए एडवांटेजेस हो जाता है। डेट इक्विटी रेशियो रिमेन्स अनचेंज, हमारे डेट और इक्विटी रिमेन्स अनचेंज्ड। जो भी रेशियोज है डेट और इक्विटी रेशियो वो अनचेंज क्यों रहते हैं? बिकॉज इसमें ना हम ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना हम बहुत सारे बोरोविंग्स करते हैं, ना हम लोन्स लेते हैं टू बाई सर्टन प्रोडक्ट फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। हम सीधा सिंपली उसको रेंट पे लेते हैं और वो रेंट ख़त्म होने के बाद उनके जो चार्जेस है, नॉमिनल चार्जेस, मार्केट वैल्यू चार्जेस, वो हम पे करते हैं। तो हमारे पे ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, लोन्स नहीं होता है, और उस हिसाब से हम लोग उस पर हमारा जो डेट इक्विटी रेशियो है वो अनचेंज रहता है। स्लाइट वोलाटाइल होगा बट मेजर चेंजेस नहीं होंगे। बेनिफिट्स ऑफ टैक्स शील्ड, अगर आप गवर्नमेंट लीजिंग में आपको कोई टैक्सेस देती है, राइट, तो वो टैक्स शील्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हो। डीमेरिट्स ऑफ लीजिंग, नो बेनिफिट ऑफ रेसिजुअल वैल्यू, जो भी रेसिजुअल वैल्यू है उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलता। अगर समझो उस प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू, सेल्स वैल्यू कम हो गया है, प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया, तो वो लीजिंग में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इफ़ यू आर बाइंग और ऑप्टिंग BMW व्हीकल ऑन रेंटल बेसिस पर अ मंथ, एक 2 करोड़ की गाड़ी अब आपको 1.5 करोड़ में मिल रही है, मार्केट वैल्यू टू बाई। लेकिन आपने अगर उसको रेंटल लिया तो आपको वही 2 करोड़ के प्राइसिंग के हिसाब से रेंट पे देंगे, ना कि आपको 1.5 करोड़ के प्राइसिंग पे। डिमेरिट्स, हाई कॉस्ट ऑफ लीजिंग, कभी कभी ऐसा होता है कि यू आर कंटिन्यूसली टेकिंग दैट प्रोडक्ट और एसेट ऑन लीज, एंड सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको पता चल जाता है कि यार इट्स वेरी हाई कॉस्ट, राइट। इसके जगह में अगर मैं लोन लेकर इस प्रोडक्ट को परचेस करता था तो मुझे उसका ईएमआई इससे कहीं ज़्यादा कम आता है, या फिर इस जो भी हम लोग लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट में पे करते हैं उससे कम आता है। सो समटाइम द कॉस्ट आर हाई, मेजरली कॉस्ट हाई होता है बिकॉज हम लोग ऐसे प्रोडक्ट को लीज पे लेते हैं विच आर नॉट अवेलेबल ईजिली, या फिर ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग लीज पे लेते हैं जो कम टाइम में यूज़ होता है बट उसका कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। सो पीपल डिमांड्स हाई कॉस्ट फॉर लीजिंग दैट प्रोडक्ट। नो बेनिफिट ऑफ ओनरशिप, देर इज़ नो बेनिफिट ऑफ ओनरशिप। यू कैन नॉट से कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरा है। यू कैन जस्ट से दैट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ माइन फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर लाइफ टाइम। लेकिन इट्स माइन बोल के आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन नहीं चेंज कर सकते। लीजिंग इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, एक बार हमने टर्म्स, एक बार हमने कंडीशंस फिक्स कर लिए, हमने बोला कि ये टर्म और ये कंडीशंस है तो उसके हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा। यू कैन नॉट एक्सटेंड द लीजिंग पीरियड और यू कैन नॉट डिक्रीज द लीजिंग टाइम फ्रेम। चांसेस ऑफ डिस्प्यूट, बहुत सारे डिस्प्यूट के चांसेस होते हैं जब हम लोग जेसीबीज या फिर बहुत बड़े बड़े मशीन्स यूज़ करते हैं फॉर माइनिंग के लिए, कोल माइंस हो या फिर मिनरल माइंस हो। वहाँ पे कई बार बिकॉज ऑफ हार्ड रॉक्स वो प्रोडक्ट
ख़राब हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में क्रैक्स आ जाते हैं, बिकॉज इतने सालों से वो मशीन्स यूज़ हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू आ जाती है, डेप्रिसिएट होने का टाइम आ जाता है, राइट, डिसमेंटल करने का भी टाइम आ जाए, तो समटाइम इट हैपन्स कि वो प्रोडक्ट खराब हो जाए और उस टाइम पे डिस्प्यूट आ सकते हैं। नाउ डिस्प्यूट्स कैन बी ऑफ फाइनेंशियल डिस्प्यूट, डिस्प्यूट कैन बी ऑफ एसेट, राइट, एसेट खराब कर दिया उसका गारंटी कौन लेगा, देन दी लेसर विल से कि आपने प्रोडक्ट को मेंटेन नहीं किया, लेसी विल से कि आई हैव मेंटेन द प्रोडक्ट बट आपने उसको कंटिन्यूसली ऑयलिंग इंजीनियरिंग वगैरह नहीं की। ये सारे डिस्प्यूट्स हैं, हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट चांसेस है डिस्प्यूट होने के। सेकेंड थिंग इज हायर परचेज। हायर परचेज इज अ टाइप ऑफ इंस्टॉलमेंट जहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, बट जब तक वो ओनरशिप अपने पास नहीं आती तब तक वो हम हायर पे रहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज योर हाउस। हम जब हाउसिंग लोन लेते हैं तो हम हायर परचेज पे वो हाउसिंग लोन लेते हैं। जब वो लोन अमाउंट 15-20 साल बाद जब हम पूरा करते हैं, वो डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाता है जो बैंक में हम गिरवी रखते हैं, और वो गिरवी रखे हुए डॉक्यूमेंट को पाने के लिए हम मंथली रेंट पे करते हैं, हायरिंग, राइट, उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, उसमें हम रहने के लिए, राइट, तो वो हायर पेमेंट हम देते हैं। पूरा पेमेंट, टोटल पेमेंट करके होने के बाद वो ओनरशिप हमारे पास दी जाती है, हमें ट्रांसफ़र की जाती है। सो लेट्स सी, hire purchase is a type of installment credit under which the hire purchaser, called the hirer, agrees to take the goods on hire at a stated rental, which is inclusive of the repayment of principal as well as interest, with an option to purchase. जैसे हमने बोला, हमारे एग्जाम्पल में हमने हाउसिंग लोन लिया। अब जब हम लोन लेते हैं तो उसमें इंटरेस्ट भी होता है। व्हाट वी पे इज प्रिंसिपल अमाउंट, जो एक्चुअल अमाउंट है वो, प्लस इंटरेस्ट भी लगाते कि इतने साल के लिए आप प्रोडक्ट का जो यूटिलाइजेशन करोगे, उसका जो अमाउंट आपने आज लिया है उस पर इंटरेस्ट लगेगा और वो अमाउंट आप रीपेमेंट करोगे। The ownership or title of the same is transferred only when the last installment is paid. सो इसका जो ओनरशिप है, इसका जो टाइटल है, वो आखिरी ईएमआई में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं हमारे नाम पे। और जब तक आप वो पेमेंट नहीं करोगे तब तक लिखा रहता है मॉर्टगेज्ड टू और मॉर्टगेज्ड विथ XYZ बैंक और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, इफ वी टेक हाउसिंग लोन एज एन एग्जाम्पल। फीचर्स ऑफ हायर परचेज, एक तो क्रेडिट परचेज होता है, हम लोग उधारी लेते हैं, उस प्रोडक्ट को हायर करते हैं और क्रेडिट पे वो हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। जब तक वो पेमेंट पूरा नहीं होता है तब तक वो क्रेडिट परचेज हो जाता है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट, हमें उस प्रोडक्ट को, उस चीज़ को, उस एसेट को यूज़ करने के लिए इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता है। आखिरी इंस्टॉलमेंट तक वो हमारे हायर परचेज मोड पे रहता है। पोजीशन एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, पोजीशन जो है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, जो हायर परचेस करता है उस पे नहीं होता, जो उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देता है उसके पास होता है। हमने हाउसिंग फाइनेंस की बात की, तो पोजीशन एट टाइम ऑफ एग्रीमेंट इज, डॉक्यूमेंटेशन में पोजीशन बैंक के पास रहेगा, बट उसका यूटिलाइजेशन हम लोग करेंगे, कौन, जिन्होंने वो एसेट को परचेस किया है, राइट। सो इफ आई एम बाइंग अ हाउस, पोजीशन मेरे पास होगा, बट उसका एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट जो भी होगा वो बैंक के पास होगा। ओनरशिप टिल लास्ट इंस्टॉलमेंट, जो भी ओनरशिप है उसका, वो बैंक के पास होगा टिल लास्ट इंस्टॉलमेंट। नाउ वाई बैंक के पास होगा, बिकॉज बैंक ने उसके लिए अमाउंट दिया है हमें, और वो हम हायर परचेज मोड पे यूज़ करते हैं। जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट नहीं पे करते तब तक उसका ओनरशिप टाइटल जो है वो बैंक के पास होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास होगा। राइट टू यूज़ गुड एज अ बेलर, हम उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं एज अ बेलर। जो क्यों बेलर, क्योंकि हम उसको बेल आउट करने वाले हैं, बेल देने वाले हैं हर महीने ईएमआई देकर। आखिरी ईएमआई देने के बाद वो बेल आउट हो जाता है, उसका टाइटल जो है वो हमारे नाम पे हो जाता है, बट वी कैन यूज दैट प्रोडक्ट, वी कैन स्टे एट दैट पर्टिकुलर हाउस और होम। टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट, वी कैन टर्मिनेट द एग्रीमेंट, बट जब हमने हाउसिंग फाइनेंस की बात की, या तो आपको वो पूरा प्री पेमेंट करके टर्मिनेट करना पड़ेगा, या फिर आखिरी ईएमआई पे करके वो मैच्योरिटी फुलफिल करनी पड़ेगी।
ओनरशिप ऑफ गुड्स आफ्टर ऑल इंस्टॉलमेंट पेमेंट, ओनरशिप जो है आखिरी पेमेंट के बाद ही आपको मिलेगा. इधर यू पे और कंप्लीट द टोटल लोन अमाउंट और give the ownership to the bank. Simply. Types of hire purchase: consumer hire purchase and industrial hire purchase. Consumer hire purchase is nothing but company to customer. Industrial hire purchase is nothing but company to company. Right? So consumer hire purchase में एक नॉर्मल इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आते हैं, एक पर्टिकुलर एसेट या प्रोडक्ट को वो परचेज करते हैं ऑन हायर परचेज बेसिस. राइट, आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं एंड देन दे गेट दैट प्रोडक्ट. इंडस्ट्रियल हायर परचेज एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है जिसने किसी और कंपनी के साथ परचेजिंग लिया है. फॉर एग्जांपल कार कंपनी ने बोला है मुझे एग्रीमेंट किया है हायर परचेज टायर कंपनी के साथ. नाउ व्हाट दे आर एग्रीइंग, कार में जो टायर लगने वाले हैं, राइट, वो टायर एक XYZ कंपनी प्रोवाइड करेगी लेकिन ऑन क्रेडिट बेसिस. राइट, तो प्रोडक्ट्स जो टायर है वो कार कंपनी को मिलते जाएंगे और उसका जो पेमेंट है, साल भर का जो एग्रीमेंट उन्होंने किया है या फिर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम का जो एग्रीमेंट उन्होंने किया है, वो पे करते करते वो हायर परचेज मोड से नॉर्मल क्रेडिट जो ट्रांजैक्शन है वो फुलफिल करते हैं. राइट, समझो अपोलो टायर्स ने टाटा कंपनी के साथ डील किया. टाटा कंपनी से इज दैट एक साल के लिए हमें जितना भी रिक्वायरमेंट हो, एक सर्टन नंबर वो प्रोवाइड करते हैं एग्रीमेंट में, इतने सर्टन नंबर ऑफ टायर्स हमें रिक्वायर्ड है पूरे साल के लिए, उसका पेमेंट वी विल पे यू ऑन मंथली बेसिस. लेकिन हमें वो फुलफिलमेंट होना चाहिए, हमें वो फुलफिलमेंट चाहे वो साल भर में हो या फिर 8 महीने में हो या 6 महीने में हो, जैसे होगा वैसे, लेकिन आपके यहाँ से प्रोडक्ट रुकने नहीं चाहिए. बेसिकली सिंपली अ क्रेडिट परचेज जहाँ पे दे आर टेलिंग एंड एग्रीइंग दैट वी विल पे यू मंथली पेमेंट और मंथली पेमेंट करेंगे और उसमें वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन को फुलफिल करेंगे. सो कंपनी टू कंपनी, एक कंपनी क्रेडिट ट्रांजैक्शन करती है, हायर परचेस करती है किसी और कंपनी के साथ. देर इज नो अकाउंटेबिलिटी और कंसर्न अबाउट एन इंडिविजुअल. यहाँ पे दो कंपनियों के नाम आते हैं एज अ person who is giving the product on credit and the and the company taking the product on credit. Advantages of hire purchase: number one, spread the cost of finance. फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो स्प्रेड हो जाता है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. राइट, ज़रूरी नहीं होता कि आपको आज ही के तारीख में पे करना है. यू कैन पे दैट अमाउंट इन दी अपकमिंग ईयर्स, जो आपका टर्म एंड कंडीशन जो आपके एग्रीमेंट में आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में एग्री करेंगे एंड साइन करेंगे. इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट, कभी कभी क्रेडिट ऐसे होता है जो इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट होता है. अगर वो 3-4 सालों के लिए है तो इंटरेस्ट फ्री होगा, बट उसमें कहीं और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स ऐड होते हैं. हायर एक्सेप्टेंस रेट, हायर परचेज में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस रेट है, बहुत लोग हायर परचेज के लिए जाते हैं एंड सिंपली इसको बोलते हैं मॉर्गेज. राइट, ये क्यों होता है? बिकॉज यू नो यू हैव दैट कैपेबिलिटी एबिलिटी टू पे बैक योर अमाउंट. सो what's the issue in mortgaging your asset, continuing or starting an higher purchase process and taking back that asset after the last installment of your loan. Right, sales, higher purchase is simply nothing but a sales. हम लोग कार लोन लेते हैं, दैट इज अगेन अ हायर परचेज. राइट, कार लिया हमने, कार के लोन को अप्रूव कर दिया बैंक ने या फाइनेंशियल कंपनीज ने, कार की लीगल टर्म्स नॉर्म्स जो भी है प्रोसेसिंग है पूरे हो गए, 10 दिन में गाड़ी हमारे हाथ में. राइट, दैट इज सिंपली अ सेल्स. इफ यू डोंट हैव मनी एट दिस टाइम, वी हैव बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू प्रोसेस एन हायर परचेज इन द नेम ऑफ लोन्स. सिंपली ये सेल्स प्रोसेस है टू सेल अ पर्टिकुलर एसेट. डेट सोल्यूशन, लोन सोल्यूशन है आपके पास पैसा नहीं है. नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बाइंग अ कार. यू डोंट हैव मनी, टेक अ लोन. सिंपली 3 साल 5 साल के लिए जो आप लोन लोगे वो लोन आप रिटर्न करोगे धीरे धीरे EMI पे करके. अगेन यू हैव अ डेट सोल्यूशन. डिसएडवांटेजेस: पर्सनल डेट है हमारे
फाइनेंस जो पर्सनल इनकम है, हमारे सोर्सेस ऑफ इनकम है, उसमें से एक एड ऑन लोन बन जाता है, उसको अभी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा हमें। फाइनल पेमेंट होने तक हमारे पास वो एसेट नहीं आता, राइट। अगर हमने उसमें कुछ भी पार्ट पेमेंट छोड़ दिया या फिर हमने पेमेंट करना छोड़ दिया तो एसेट भी जाएगा हमारा, राइट। और हमने जितने भी पेमेंट किए वो भी बैंक के पास चले जाएंगे। बैड क्रेडिट, कुछ लोग इसे मानते हैं बैड क्रेडिट है, हायर परचेज नहीं करना चाहिए, राइट। सिंस बैड क्रेडिट इसलिए है क्योंकि हमने अगर उनका पूरा पेमेंट नहीं किया, पार्ट पेमेंट किया, समझो मेरे 20 लाख का हमने हाउसिंग लोन लिया, उसमें से मैंने 10 लाख ही पे कर पाया, उसके बाद आई बिकेम बैंकरप्ट, राइट। नाउ व्हाट्स देयर, बैंकरप्ट होने के बाद क्या ऑप्शन है मेरे पास? इधर आई हैव टू ऑक्शन दैट हाउस, बैंक को जितना लोन मिलना है उतना वो ले लेंगे एंड दे विल गिव मी एन अमाउंट, लेकिन इसके वजह से इमेज खराब होता है, मार्केट वैल्यू है उस प्रोडक्ट की खराब हो जाती है, हमारा ये जो भी रेपुटेशन गुडविल है मार्केट में, इट अगेन रून्स। सो ओवरऑल बैड क्रेडिट बोला जाता है। देन क्रेडिटर इन्हांसमेंट, जो भी क्रेडिटर है उसका इन्हांसमेंट हो जाता है, जिन्होंने हमें क्रेडिट दिया, जहाँ से हमने क्रेडिट लिया, राइट, वो इन्हांस हो जाता है, हमारे लिए कुछ फायदेमंद काम होता है। रिपोजिशन राइट्स, उसके पोजीशन को रिपोजिट्स करना, मतलब घर हमने मॉर्गेज में रखा है, राइट, उसको हमारे पास लीगली पोजीशन लेने के भी लिए कुछ राइट्स है, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, राइट। तो अगेन these are all nothing but your disadvantages. डिफरेंस बिटवीन लीजिंग एंड हायर परचेज, कैरेक्टरिस्टिक्स बोला गया है, आप सिंपली पॉइंट्स बोल सकते हो, राइट। लीजिंग एंड हायर परचेज, ओनरशिप, एक फाइनेंस कंपनी द लेसर, लीजिंग में लेसर के पास ओनरशिप होती है, हायर परचेज में इट इज ट्रांसफर टू द हायरर ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, हायरर के पास चला जाता है लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद, लेकिन लीजिंग में फाइनेंस कंपनी जो लेसर होती है उसके पास होता है। डेप्रिसिएशन लेसर पे करता है, नॉट द लेसी, राइट, बिकॉज उसका ओनरशिप जो है वो लेसर के पास होता है। डेप्रिसिएशन वैल्यू, डेप्रिसिएशन अमाउंट लीजिंग में लेसर पे करेगा। हायर परचेजिंग में हायरर जो आखिरी इंस्टॉलमेंट तक वो प्रोडक्ट को पे करता रहेगा, और हायर परचेज के बाद वो अपना घर बोलेगा या अपना एसेट बोलेगा, वो उसका डेप्रिसिएशन बेयर करेगा। कैपिटलाइजेशन डन इन द बुक्स ऑफ लेजर, उसका जो भी कैपिटलाइजेशन है लेसर के बुक में यानी फाइनेंस कंपनी के बुक में होगा व्हेन इट कम्स टू लीजिंग, और हायर परचेज में हायरर। तीनों पॉइंट में सेम पर्सन्स है, सेम पार्टी है, ओनरशिप, डेप्रिसिएशन और कैपिटलाइजेशन जो है वो लीजिंग के मामले में लेसर के पास होगा, हायर परचेसिंग के मामले में हायरर के पास होगा। पेमेंट, entire lease payments are eligible for tax computation in the books of lessee, जो भी लीजिंग पेमेंट है उसका पेमेंट कौन करेगा? लेसी पे करेगा, क्योंकि लीजिंग में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट लीज में लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं। हायर परचेज में ओनली द हायर इंटरेस्ट इज एलिजिबल फॉर टैक्स कंप्यूटेशन इन द बुक्स ऑफ हायर, सिर्फ जितना आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो उस पर ही आपको पेमेंट एलिजिबिलिटी मिलती है। किसके नाम पे होता है वो कंप्यूटेशन? हायर के नाम पे, बिकॉज प्रिंसिपल अमाउंट यूज करता है हायर, तो उसका इंटरेस्ट भी उसी को ही पे करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस यूजुअली फॉर एक्वायरिंग हाई कॉस्ट एसेट्स सच एज मशीनरी, शिप्स एक्सेट्रा। मैग्नीट्यूड क्या है इसकी? तो लीजिंग में हम क्या करते हैं, जो भी फाइनेंस है वो यूज करते हैं एक्वायरिंग हाई कॉस्ट एसेट, जैसे मशीनरी हो, शिप्स हो एक्सेट्रा। हायर परचेज में यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस usually for acquiring low cost assets such as automobiles, office equipment, etc. Maintenance of asset, lessee in case of financial upkeeping is the responsibility of the lessor in case of the operating lease, right? अगर फाइनेंशियल रहेगा लीजिंग में तो लेसी के पास होगा, अगर ऑपरेटिंग लीज रहेगा तो लेसर के पास उसका मेंटेनिंग सब राइट्स रहेंगे। हायर परचेज में इट इज़ द हायरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर मेंटेनेंस ऑफ द एसेट ब्रॉड, हायरर जो है वो मेंटेन करेगा उसको, और उसके जो कुछ भी कॉस्ट है वो हायरर में बेयर करेगा। नेचर ऑफ एसेट, लीजिंग में एसेट एज अ फिक्स्ड एसेट ऑफ द लेसर, लेसर का वो फिक्स्ड एसेट है, और हायर परचेजिंग में shows the asset either as a stock in trade or as a receivable, right?
तो वो हायर परचेजिंग में रिसीवेबल दिखाएगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास हायरर के पास वो एसेट आया नहीं है, सिर्फ पोजेशन मिला है बट उसका टाइटल या ओनरशिप नहीं मिला है। डाउन पेमेंट, लीजिंग में कोई डाउन पेमेंट नहीं होता, सीधे ईएमआई चालू हो जाता है, बट हायर परचेज में यू हैव टू गिव सम सर्टन डाउन पेमेंट। इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको जो लोन मिलेगा बाइंग फॉर बाइंग अ कार और फॉर बाइंग एन हाउस, 100% लोन नहीं मिलेगा, 75% से 80% ही लोन मिलेगा। नाउ दैट टू डिपेंड्स ऑन द पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट यू सबमिट फॉर दैट हायर परचेस प्रोसेस। हाउसिंग फाइनेंस, हम इतने देर तक हायर परचेज में वही बात कर रहे हैं, तो सिंपली हाउसिंग फाइनेंस इज नथिंग बट फाइनेंसिंग और यूजिंग और रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल टू बाई एन हाउस, simply we call it home loan. Housing finance industry is very large in use. The responsibility to provide housing finance largely rested with the government of India till the mid 80s. हाउसिंग फाइनेंस का responsibility किसके ऊपर था? गवर्नमेंट के ऊपर था। अल्टीमेटली दे हैव टू प्रोवाइड अ सर्विसेज। तो हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री तभी चालू हुआ जब लोगों को अपने खुद के घर का, खुद के मालक का या खुद के हक का घर चाहिए था, तब ये हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री बनी और मिड 80s में गवर्नमेंट ने उसका स्टार्ट करना चालू किया। Even until 10 years ago, housing finance industry had only one or two active lenders for home loans. It was only when the government realized their importance that it offered soaps to customers and banks. तो 1980s के बाद, मिड 80s के बाद भी 10 साल हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में सिर्फ दो ही लेंडर्स थे होम लोन के लिए। वो भी गवर्नमेंट के रियलाइजेशन के बाद गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री होगी तो हमारे सिटीजन जो है, जो एक सर्टन लमसम अमाउंट पे नहीं कर सकते, उनके लिए एक हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री चालू करे ताकि उनके खुद का घर हो और वो जो पे बैक है वो धीरे धीरे अपने इनकम से कर सके। Realized their importance that it offered soaps to customer and banks, the need for institutionalization of housing finance has been realized. गवर्नमेंट को ये लगा कि हमारे जितने भी सिटीजन्स है, सिविलियंस है, दे हैव द कैपेबिलिटी और एबिलिटीज टू पे द अमाउंट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बट लमसम अमाउंट उनके पास नहीं है घर लेने के लिए। अगर आप मिड 80s 90s की भी बात करोगे तो 2 लाख 3 लाख में आपको एक अच्छा खासा 1 BHK के फ्लैट आ ही जाता था। लेकिन वो टाइम में उतना अर्निंग करना वॉज ऑल्सो नॉट ईजी। लाइक वी आर सेइंग इन आर 2020 कि 45 और 50 लाख का फ्लैट लेना इज ऑल्सो नॉट फिजिबल, वी कैन नॉट पे लमसम पेमेंट, राइट? बट वी हैव बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नाउ। तभी उस टाइम में मिड 80s में हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री एक सेपरेट चालू किया जो फोकस करेंगी सिर्फ हाउसिंग इंडस्ट्री में, फाइनेंसिंग इंडस्ट्री में। To cope up with the increasing demand, it became necessary that the institutional finance should be made accessible to different sections of society at reasonable interest rate. So what we are talking, institutional finance should be made accessible. इंस्टीट्यूशनल क्यों बोला है? बिकॉज सिस्टमैटिकली रन करना है और ये फाइनेंस किन किन को पहुंचना है? एक्सेसिबल टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। हर एक सेक्टर ऑफ सोसाइटी को जाना है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो या फिर रिच हो। नाउ दैट डिपेंड्स कि किनको कैसे मिलेगा, राइट? लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि रीजनेबल हो, ताकि सबको उसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी हो और उतना ही हो जितना हमारी इन्फ्लेशन है, हमारे मार्केट वैल्यू है। Significant emphasis had been made in the institutional setup for housing finance in form of specialized housing finance institution. So significantly उसका emphasize हमने कर लिया और हमने सेटअप किया हाउसिंग फाइनेंस इन फॉर्म ऑफ स्पेशलाइज्ड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इसको एक स्पेशलाइज्ड दर्जा दिया ताकि जो भी हाउसिंग सेक्टर के रिक्वायरमेंट है, हमें घर लेना है या घर रिलेटेड जो भी लोन है हमें चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, वो हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री से लेंगे। Housing finance in India, major player using finance in housing finance in India can be broadly classified as public sector budgetary allocation, institutional sources and informal sector और non-institutional sources. Public sector यानी public organization जो हमें housing finance देती है। Institutional sources यानी वो sources जो systematically run करती है और loans देती है।
लोन्स कई सारे इंडस्ट्री को भी दे सकती है और हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री को भी दे सकती है। इनफॉर्मल सेक्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, हम वो सोर्सेस से पैसा लेते हैं जो इनफॉर्मल है, नॉन इंस्टीट्यूशनल है, गवर्नमेंट के या फिर हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के अकाउंट में नहीं है। फॉर एग्जांपल आई नीड 2 लाख फॉर पेइंग डाउन पेमेंट, हमने किसी XYZ फ्रेंड से लिया, रिलेटिव से ले लिया, राइट? तो दैट इज इनफॉर्मल सेक्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। Problem faced by the housing finance companies. Cutthroat competition among housing finance companies. Cutthroat एकदम हार्डकोर कंपटीशन है। कोई हमें एक सर्टन परसेंटेज का चार्ज लगा रहा है तो कोई उसमें से 50% या फिर 0.5% कम करके दे रहा है। कहीं 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कहीं 11.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और दिस डिपेंड्स एंड दिस डिफर्स द वैल्यू ऑफ योर लोन्स। तो कट थ्रोट कंपटीशन है, कोई आपको लमसम पेमेंट देगा, कोई बोलेगा आपको कोई गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ स्कीम्स, नंबर ऑफ वेज जहाँ पे लोग हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में एक कंपटीशन, एग्रेसिव कंपटीशन के तौर पे आते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग लॉन्ग टर्म फंड। हाउसिंग फाइनेंस के लिए क्या था? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म फंड। जो भी लॉन्ग टर्म फंड है उसका अवेलेबिलिटी नहीं था, इस वजह से हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री को भी सोर्सेस इकट्ठा करने में तकलीफ हुई। इतना हार्डकोर टफ कंपटीशन होने के बाद अगर हम लोग साल भर में 10,000 करोड़ लोन दे रहे हैं, एक बड़ी कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और वो 10,000 करोड़ लोन दे रही है पूरे इंडिया को, तो सोचिए उतना सोर्स ऑफ इनकम भी उन्हें लेकर आना पड़ेगा। तो अवेलेबिलिटी, लॉन्ग टर्म फंड की अवेलेबिलिटी भी तो उनको होनी चाहिए, विच इज़ नॉट अवेलेबल। नाउ दैट बिकेम्स अ प्रॉब्लम टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ट्रेडिशनल मार्केटिंग नेटवर्क है हाउसिंग फाइनेंस में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग नेटवर्क चलता है, राइट? डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर लो, इनडायरेक्ट मार्केटिंग भी कर लो, बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग नेटवर्क है, जिसको रिक्वायरमेंट है वो आपके पास आएंगे, आप अप्रोच करोगे, राइट? सो देर इज़ अ सिस्टम ट्रेडिशनली चलता हुआ कि मुझे रिक्वायरमेंट है, मैं आपके पास आऊँगा, एंड इफ यू आर नॉट कमिंग देन आई हैव टू वेट फॉर इट। आई कैन अप्रोच यू थ्रू marketing and digital works or digital marketing, but ultimately if you have requirement then only you will come. So marketing is a traditional marketing network. Typical process for foreclosure action. Foreclosure is nothing but लोन लिया हमने 20 साल का, 15 ईयर्स में मुझे क्लोज करना है, 5 ईयर्स और बचे। सो जो मैच्योरिटी टाइम है लोन का उससे पहले मैं क्लोज कर रहा, तो देर इज़ अ प्रोसेस विच इज़ वेरी टिपिकल। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, कितना EMI भरा, कितना लोन भरा, वो तो होगा उनके पास, बट उसके साथ साथ में हाउ मच फोर क्लोजर, पहले तो फोर क्लोजर चार्जेस भी लगाते थे 2%, 2.5%, बट नाउ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होने के बाद आज भी अभी नए ट्रेंड में वो फोर क्लोजर चार्जेस आपको नहीं लगाते, और इसका प्रोसेस इज़ वेरी डिफिकल्ट। इट टेक्स 10 to 15 और 7 to 15 डेज का टाइम। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इन इंडस्ट्री, दीज आर द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हुडको। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, HDFC। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होम फाइनेंस, SBI। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, IDBI होम फाइनेंस लिमिटेड, देवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, GIC हाउसिंग फाइनेंस। ये प्रोमिनेंट नामी जो कंपनी बोलते हैं वो है। इसके अलावा भी और बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज हैं। एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट इज नथिंग बट जो भी एसेट है, जो भी लाइबिलिटी है, उसका मैनेजमेंट। अब इसके कुछ स्कोप है, राइट? द स्कोप ऑफ एसेट लाइबिलिटी फंक्शंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज नंबर 1 लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। मेरे पास एसेट भी है और मेरे पास कुछ लाइबिलिटी भी है। नाउ ये हम हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री की जब बात करते हैं, तो अगर मैंने समझो 10 लोगों को, हर एक इंसान को मैंने 20 लाख का लोन दिया, 20 lakhs into 10 becomes 10 times 2 crores फॉर एग्जाम्पल। 2 crores होने के बाद वो पैसा मैंने इस साल दे दिया इन 10 लोगों को ना, वो पैसा मुझे आएगा आने वाले 20 साल, राइट? धीरे धीरे धीरे, बट नेक्स्ट ईयर भी मुझे 2 करोड़ चाहिए, वो कहाँ से लाऊं? नाउ जो ये साल मैंने लोन सेल किए दैट इज माई एसेट, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं दैट इज माई लाइबिलिटी। आने वाले हैं तो उसको फुलफिल करने के लिए मेरे पास अभी क्या है?
राइट। तो जहाँ से भी मैं पैसे लेकर आऊँगा, सोर्स, माय सोर्स जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसका सोर्स बिकम्स द लाइबिलिटी, जो हमारे कस्टमर्स है बिकम्स एसेट। तो ये लाइबिलिटी और एसेट को मैनेज करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और उसके लिए सबसे पहला चीज़ होता है लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। लिक्विडिटी कंटिन्यूसली होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपने उसको ठीक से मैनेज किया, वेल एंड गुड। अगर आपने लिक्विडिटी ठीक से मैनेज नहीं की तो यू आर गॉड। आपने लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया है बट आपने बोरोइंग शॉर्ट टर्म के लिए किया है, आपके पास रिपेमेंट के लिए पैसा नहीं है। आपके जो लोन धारक है जिन्होंने लोन लिया है आपसे, वो आपको धीरे धीरे पे कर रहे हैं सिस्टमैटिकली, बट यू कैन नॉट आस्क देम कि मुझे कल के कल एक सर्टन अमाउंट दो। दे हैव डिसाइडेड एंड एग्रीड फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, सर्टन ईएमआई अमाउंट, सर्टन प्रिंसिपल अमाउंट, सर्टन इंटरेस्ट अमाउंट, राइट। तो वो लिक्विडिटी रिस्क मैनेज करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ मार्केट रिस्क। मार्केट का क्या रिस्क है, मार्केट में लोन्स ले रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट कितना है, मुझे कितने अमाउंट लेने के बाद कितना इंटरेस्ट लग रहा है, राइट। तो ये रिस्क मार्केट का जो है मुझे झेलना पड़ेगा। ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट, जो भी ट्रेडिंग करते हैं यानी बाइंग एंड सेलिंग, आई एम बाइंग मनी फ्रॉम समवन एंड सेलिंग टू समवन, फाइनेंशियल लीजिंग बोल सकते हैं इसको हम लोग। सो ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट है। फंडिंग एंड कैपिटल प्लानिंग, कितना फंडिंग आ रहा है हमारे पास, कितना कैपिटल है, हम किसको कितना दे रहे हैं, हमारी लिक्विडिटी क्या है, हम लोग किस हिसाब से मैनेज करने वाले हैं, राइट। प्रॉफिट प्लानिंग एंड ग्रोथ प्रोजेक्शन, हमारे पास आने वाले सालों में कितना प्रॉफिट होगा, कितना ग्रोथ होगा, इसका प्रोजेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो स्कोप्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। Fair trade. What is fair trade? Fair trade is a movement aimed at ensuring that the farmers and workers who grow, pick, and make the food product you buy earn a fair wage and don't experience dangerous or overly taxing working conditions. Simply, fair trade is nothing but हम लोग जो बात करते हैं fair wages। एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उसी के साथ में दूसरा ग्रेजुएट स्टूडेंट है, बट एक graduate student is from general XYZ university and the other is from B school or business industry or business college institute। बी स्कूल वाले को 25,000 पर मंथ सैलरी देते हो, XYZ स्टूडेंट को 15, 18, 20,000 के रेंज में आप सैलरी देते हो। नाउ हियर फेयर वेजेस जो है वो नहीं होता। वो भी वही कोर्स पढ़ के आया जो आप पढ़ के आए, वो भी वही साल पढ़ के आया जो आप कंप्लीट करके आए, उसका भी फाइनल ईयर उसी साल में हुआ है जिस साल में आपने किया है, लेकिन वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो यही फेयर ट्रेड के बारे में बात करते हैं। जो भी फार्मर है उनका जो ग्रो है, उनका जो कल्टीवेशन है, उसको फेयर प्रोडक्ट फेयर ट्रेड मिलना चाहिए, उसमें टैक्सिंग कंडीशंस भी सबके लिए सेम होनी चाहिए। In the kind of global supply chain that brings us items such as coffee and chocolate, there is a host of middlemen between farmers and consumer, right? इन होस्ट होते हैं कुछ मिडिलमैन जो फार्मर और कंज्यूमर के बीच में काम करते हैं। वो क्या करते हैं, बायर होते हैं, प्रोसेसर होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपोर्टर्स होते हैं, और ये सारे यूएस बेस्ड ब्रोकर, फूड कॉरपोरेशन, डिस्ट्रीब्यूटर, ग्रोसरी स्टोर, राइट, ये सारे मिडिलमैन होते हैं। In many instances, the bulk of the money you spend at the store goes to them, leaving little for the people who grew and harvested the coffee beans of coffee। तो जो भी ज़्यादा अमाउंट आप पे करते हो वो मिडिल मैन को ही जाता है, बीच में जो काम करते हैं उन्हीं को जाता है, एजेंसीज को, और जो एक्चुअल मेहनत करता है उसे नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑनियन की बात करते हैं। ऑनियन कल्टीवेशन होता है इंडिया में, हम बाहर से भी मंगाते हैं, पाकिस्तान से भी मंगाते हैं, बाहर के देशों से भी मंगाते हैं, लेकिन पर क्विंटल यानी पर 100 kg हम लोग कितना उन्हें देते हैं, 2000। नाउ डिवाइड करो, पर केजी कितना हुआ, 20, बट मार्केट में इसका प्राइस है 30, 35, 50 रुपीज़। नाउ ये 50 रुपीज़ की होता है क्योंकि इसमें पर केजी का 20 रुपीज़ जाता है हमारे फार्मर्स को, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हम बीच में वालों को देते हैं, राइट। अगर हम मिडिल मैन कम करें तो हमारे फार्मर को 30 रुपीज़ भी दे सकता है पर केजी, 40 रुपीज़ भी दे सकता है, राइट। सो फेयर ट्रेड होना चाहिए इन सब प्रोसेस में। Venture capital. Venture capital is a private or institutional investment made into early stage startup companies, right? न्यू वेंचर जो स्टार्टअप करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल आपके कोई फ्रेंड ने स्टार्ट किया होगा बिजनेस
एंड देन ही कम्स टू एंड ही सेज दैट आई हैव स्टार्टेड माय ओन वेंचर, उसके लिए जो कैपिटल लगता है वो बोलते हैं वेंचर कैपिटल. सो एज डिफाइंड वेंचर इन्वॉल्व्स रिस्क. कौन सा रिस्क? हैविंग अनसर्टन आउटकम. हमने नया बिजनेस चालू किया है लेकिन उसका रिटर्न्स या आउटकम जो है वो अनसर्टेन है, क्योंकि नया बिजनेस है या सेम ट्रेडिशनल बिजनेस है बट आपका बिजनेस करने का तरीका जो है वो अलग होगा. आप उतना रिटर्न्स लाओगे नहीं लाओगे, यू नेवर नो. सो इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ साइजेबल गेन, venture capital is money invested in businesses that are small, exist only as an initiative, but have huge potential to grow. हमने समझो एक मोबाइल शॉप चालू किया, दैट इज ऑल्सो स्मॉल वेंचर, बट वो मोबाइल शॉप चालू करने के लिए जो कैपिटल लगता है उसके वेंचर कैपिटल कहते हैं, और वो आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो. योर बिजनेस इज वेरी स्मॉल, लेकिन आप वो एक शॉप से आप 10 शॉप भी खोल सकते हो, या फिर उसी शॉप में आप अपने बचे कुछ एसेट भी सेल कर सकते हो. Now that depends on the potentiality and the growth of the business. People who invest this money are called venture capitalists. जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं इसमें उसे कहते हैं venture capitalist. The venture capital investment is made when venture capitalists buy shares of such company and becomes a financial partner in the business. अगर आप खुद उस वेंचर के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हो तो यू आर द होल एंड सोल पर्सन ऑफ दैट कंपनी, यू आर द वेंचर कैपिटल और फाइनेंशियल पर्सन. लेकिन आप और आपके फ्रेंड, आइडिया आपका है, फाइनेंशियल हेल्प आपके फ्रेंड का है, तो आपका फ्रेंड बिकम्स योर वेंचर कैपिटलिस्ट जो आपका फाइनेंशियल पार्टनर हो सकता है. वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो रेफर टू रिस्क कैपिटल और पेशेंट रिस्क कैपिटल, as it includes the risk of losing the money if the venture doesn't succeed and takes medium to long term period for the investment to fructify. So venture capital is a long term फंडिंग, राइट, और उसको रिटर्न्स मिलने में बहुत सारा टाइम लगता है. आपने मोबाइल शॉप चालू किया लेकिन आपको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने में रिटर्न्स नहीं पता चलेंगे. यू हैव टू रन दैट बिजनेस फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो में होना चाहिए, और जितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है उससे ज़्यादा रिटर्न आपको पूरे साल में मिल रहा है, तभी जाके वो आपका रिटर्न फ्रूटफुल होगा. आपने उस वेंचर के लिए 5 लाख खर्चा किया साल में, बट योर रिटर्न्स आर नॉट कमिंग अप टू 5 लाख, 2 लाख है, लेकिन आने वाले 2 साल में आपको 5 लाख का रिटर्न्स आएगा. दैट मीन्स यूर बिजनेस और वेंचर विल बी फ्रूटफुल आफ्टर 2 और 3 years जब आपका इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होगा, राइट. फीचर्स ऑफ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट. वेंचर कैपिटल में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसके फीचर्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. सबसे पहला चीज़ हाई रिस्क है, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा. कुछ लोग एंथुजियास्टिक होते हैं, मुझे बिजनेस चालू करना है, फंडिंग की ज़रूरत है, वी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इन्वेस्ट मनी, बट सामने वाले के पास एक्सपीरियंस नहीं है, एंड देन ही डोंट टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीरियसली, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनसे रह जाते हैं. कुछ ऐसे वेंचर क्या क्या बोलते हैं बिजनेसमैन होते हैं जो छोटे छोटे वेंचर्स को स्टार्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं उसके पीछे, बट समहाउ मार्केट उन्हें सपोर्ट नहीं करता. सो ऑन दी कंक्लूजन, रिस्क इज़ वेरी हाई. लैक ऑफ लिक्विडिटी. वेंचर कैपिटल में या वेंचर इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी बहुत कम है. ऑर्गेनाइज बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन इन्हें लोन्स देने के लिए कतराते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एसेट्स टू बाय बैक दैट लोन. मॉर्गेज करने के लिए कुछ होता नहीं है, और मॉर्गेज करना भी चाहे तो कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं होती है, राइट. सो लैक ऑफ लिक्विडिटी प्लस कहीं फ्रेंड से या फिर अन इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपको अगर लोन लेना है तो वो भी कई बार कतराता है देने के लिए. लॉन्ग टर्म हॉरिजन. जो भी हॉरिजन होता है वेंचर में लॉन्ग टर्म होता है. आप 1 साल 2 साल में डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका वेंचर है कहाँ तक जाएगा. अगर आप कम से कम 2-3 साल, 4 साल, 5 साल इतना आप इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि यस आई एम डन और आई एम अर्निंग गुड इनकम्स एंड डाइवर्सिफाई और एक्सपांशन करोगे, तो 5 to 6 ईयर का आपको टाइम फ्रेम रखना चाहिए. इक्विटी पार्टिसिपेशन एंड कैपिटल गेन. वेंचर कैपिटलिस्ट में इक्विटी पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट और कैपिटल गेन भी इज इम्पॉर्टेंट. इक्विटी पार्टिसिपेशन इज नथिंग बट आपके जो शेयर होल्डिंग है वो बहुत ज़रूरी होगा. आपने आइडिया जनरेट किया बट फाइनेंस करने के लिए आपको
इक्विटी चाहिए, और उसका पार्टिसिपेशन, इक्विटी के लिए कौन पार्टिसिपेट करना चाहिए? कुछ ऐसे लोग जो उसमें फाइनेंसिंग करें, राइट, और उसमें से कैपिटल गेन निकले। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आर मेड इन इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। वेंचर कैपिटल मोस्टली इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, बिकॉज छोटे छोटे बिजनेस, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ही जो होते हैं वो काम करते हैं, और ये सारे प्रोजेक्ट इनोवेटिव हो जाते हैं। और इसी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, बड़े लेवल पे एक्सपांड करते हैं, एंड देन इट बिकम्स अ ब्रांडेड प्रोडक्ट। सप्लायर ऑफ वेंचर कैपिटल पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो भी सप्लायर्स है वेंचर कैपिटल के, वो पार्टिसिपेट करते रहते हैं वेंचर कैपिटल के मैनेजमेंट में। अगर आपको किसी ने फाइनेंसिंग की है तो वो आपके मैनेजमेंट में आएंगे कि इसको सेल कैसे करना है, इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, इसको और कितना मॉडिफाई करना है, प्रोडक्ट को कैसे रखना है। सो दीज आर द फीचर्स। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। सबसे पहले वेंचर कैपिटल स्टार्ट करने के लिए आइडिया जनरेशन लगता है। क्या आप बिजनेस चालू करेंगे, वेदर इट विल बी अ ट्रेडिशनल बिजनेस, इनोवेटिव बिजनेस, मैनेजरियल बिजनेस, फाइनेंशियल सेक्टर बिजनेस, ऑटोमोबाइल सेक्टर बिजनेस। एक आइडिया जनरेट होना चाहिए। उसके बाद उस आइडिया को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहला कदम उठाना चाहिए, दैट इज स्टार्टअप। उस स्टार्टअप में आपको उसका मैनेजरियल प्रोसेस, उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस सारे आपको चालू करना चाहिए। उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चालू करना चाहिए, और रैंप अप। उस आइडिया को आप इतना डेवलप करने की कोशिश करोगे, इतना डेवलप करने के प्रोसेस में लग जाओगे, एक सर्टन पीक में आप पहुंच जाओगे कि यस, माय बिजनेस और माय वेंचर इज नाउ ऑन पीक। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आप स्टार्टअप जब करते हो, वो उस लेवल तक पहुंचता नहीं है, और आपके जो अर्निंग्स है वो आते नहीं है, आपने जितना इन्वेस्ट किया है वो आपको मिलता नहीं है, एंड देन यू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, राइट। सो वेंचर कैपिटल का ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। सो इन्वेस्ट करने वाले क्या देखते हैं कि आपका आइडिया क्या है, उसमें स्टार्टअप क्या हम लोग कर रहे हैं, उसमें हमको रिटर्न या रैंपअप्स क्या मिल रहा है, देन एग्जिट होंगे हम मार्केट से कि हमारे बिजनेस रन हो रहा है तो वेल एंड गुड, वी विल रैंप अप, वी विल ग्रो हाई, बट उसमें से रिटर्न्स नहीं आ रहे तो वी विल एग्जिट। टाइप्स ऑफ वेंचर कैपिटल। सीड मनी, लो लेवल फाइनेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग एंड फ्रुक्टिफाइंग अ न्यू आइडिया। धीरे धीरे हम पैसा उसमें डालते जाएंगे, जैसे कल्टीवेशन होता है, फार्मिंग होता है, तो हम लोग सीडिंग करते हैं, हर एक ही जगह में हम पैसा नहीं डालते। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपको सीडिंग करते रहेगी। स्टार्टअप, न्यू फर्म्स नीडिंग फंड्स फॉर एक्सपेंसेस रिलेटेड विद मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो स्टार्टअप कैपिटल फंडिंग होती है, देन फर्स्ट राउंड कैपिटल फंडिंग, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। हर एक लेवल में आपको कैपिटल फंडिंग होती है, राइट। फर्स्ट राउंड में मैन्युफैक्चरिंग और अर्ली सेल्स फंडिंग होती है, सेकंड राउंड में ऑपरेशनल कैपिटल होता है, थर्ड राउंड में मेज़ानाइन फाइनेंसिंग, दैट इज द मनी फॉर एक्सपांडिंग न्यूली बेनिफिशियल कंपनी। कंपनी बेनिफिशियल है, कंपनी की ग्रोथ में है, लेकिन उसको अभी एक्सपांड करना है हमें। हम नो प्रॉफिट नो लॉस के कगार में है, बट अभी हमें प्रॉफिट अर्न करना है, बिजनेस को और एक्सपांड करना है, वो थर्ड राउंड हो गया। एंड फोर्थ राउंड में गोइंग पब्लिक। हमने अभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करके बहुत कमा लिया, नाउ इट इज टाइम टू इनवाइट पीपल टू इन्वेस्ट मनी एंड इन्वेस्ट अमाउंट एज एन इन्वेस्टमेंट बाय शेयर होल्डर्स एज एन ओन फंड्स फॉर द कंपनी। ये हो गया फोर्थ राउंड। दिस इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म, there are various exit options for venture capital to cash out their investment। अपने इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्ट करना, राइट, वेंचर कैपिटल को कैश आउट करना। सिंपली मुझे XYZ बिजनेस का आइडिया मिला, उन्हें हमने स्टार्ट किया, एक सर्टन पीरियड तक हम आए, नाउ आई नीड टू सेल दिस कंपनी, राइट, या फिर मुझे इसमें से कुछ पैसा निकालना है, कैश आउट करना है। तो सबसे पहला है इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट। जो भी आईपीओ है वो हम लोग आईपीओ इशू करेंगे और उसको पब्लिक कंपनी बना देंगे। प्रमोटर बायबैक, प्रमोटर्स जो है उनके शेयर्स हम बायबैक करेंगे, हम सारे के सारे हमारे पास रखेंगे। मर्जर्स एंड एक्विजिशन करेंगे हम लोग। सेल टू अदर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर, जो हमारे इन्वेस्टर है, अदर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर जो स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं अक्वायर करने के लिए, उन्हें हम सेल कर देंगे सिंपली, राइट। तो ये सारे डिस इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म।